हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +2 के अंदर फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट पे हैं और फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट में हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स इसमें कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे, अब हम कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन करेंगे इनका, और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन अब हम यहां पे स्टडी करेंगे। तो समझिए हम कैपेसिटर्स को किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, हम कैपेसिटर्स को किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हमें इसके बारे में यहां पर अब डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ें तो कैपेसिटर्स कैन बी कंबाइंड इन टू फॉर्म। हम कैपेसिटर्स को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर्स की पहली कॉम्बिनेशन है, अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। दिस इज सो आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सीरीज में अगर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या क्या इसके अंदर कैसे कैपेसिटेंस मिलेगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको यहां पर समझिए। दिस इज कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन अगर हम सीरीज में करते हैं तो कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन हम सीरीज में किस तरीके से पढ़ेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग यहां पर कैपेसिटर्स कंसीडर करते हैं। मान लो हम लोगों ने यहां पे 3 कैपेसिटर्स कंबाइन किए, हम लोगों ने यहां पे 3 कैपेसिटर्स कंसीडर किए और जो 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं वो इस तरीके से हैं। पहला कैपेसिटर हम लोगों ने यहां पर बनाया, ये रहा, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है। इस तरीके से ये हमने हमारा फर्स्ट कैपेसिटर लिया है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है। इसके साथ ही हम लोग यहां पर एक दूसरा कैपेसिटर और ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हम लोगों ने एक फर्स्ट कैपेसिटर ले लिया है। इसके बाद हम एक कैपेसिटर और अरेंज करते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने यहां पर एक कैपेसिटर और ले लिया है, ये रहा, ये हमारा सेकंड कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर एक कैपेसिटर और लिया है और दिस इज कॉल्ड थर्ड कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दिस इज C3। तीसरे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हमने C3 कहा है। सो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये हमारा सेकंड कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ये हमारा थर्ड कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहां पर इस C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। अगर C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो ठीक है, हम लोगों ने यहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये रहा, ये इसको दिया गया पॉजिटिव चार्ज है जो हमने यहां पर इसको दिया है। तो ठीक है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। इंडक्शन की वजह से पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। और इस दूसरे वाली प्लेट की सेकंड यानी कि इस साइड में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन हम इस साइड को जिसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए यहां पर इसके ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा, क्लियर, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है। हम एक काम करते हैं, हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से खत्म करने के लिए इस कैपेसिटर को इस लाइन के साथ, इस वायर के साथ यहां पर अरेंज कर देते हैं। जैसे अरेंज करेंगे वैसे ही ये वाला सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा और ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म होके सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज अब इस पोर्शन पे यहां पर आ जाता है। तो लीजिए सारा पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर आ गया है। सेकेंडली, अब यहां पर पॉजिटिव आया है तो इस प्लेट के इस हिस्से पे डेफिनेटली यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और आप जानते हैं इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगर
इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव आया है तो कंफर्म है कि इंडक्शन की वजह से यहां पर भी पॉजिटिव आएगा जैसे यहां पर आया था, यानी कि यहां पर जो होगा देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव यहां पर आ गया है। अब हम इसको यहां कनेक्ट कर देते हैं वायर के साथ, ये कर दिया तो ये सारे का सारा पॉजिटिव यहां से खत्म होगा और ये सारे का सारा पॉजिटिव यहां से खत्म होके अब ये सारा पॉजिटिव थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे सारा पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर इकट्ठा हो जाता है। चलिए अब हम इधर आते हैं और इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर इंडक्शन की वजह से ही यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर इसके अंदर चार्ज आ चुके हैं। ये इसका क्लियर तरीका है, बिल्कुल साफ तरीका है। आप लोगों ने 3 कैपेसिटर लिए तो हम क्या कहेंगे, वी कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3। पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है। आगे चलिए, तीनों कैपेसिटर्स हमने यहां पर अरेंज कर लिए हैं। अब हम साथ में यहां पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, जो पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे वो पोटेंशियल मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। हम लोगों ने यहां से इधर, इस पोर्शन से यहां से इधर और यहां से इधर हम लोगों ने इसके साथ एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये रहा। अब यहां पर आप कह दीजिए दिस इज पोटेंशियल V A, ये लीजिए, ये पोटेंशियल हम इसके साथ यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। हमने ये पोटेंशियल यहां पर कनेक्ट कर दिया। जैसे हम पोटेंशियल कनेक्ट कर देंगे, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस वायर के अंदर आएगा और हम इस वायर को इधर ले जाके यहां अर्थ के साथ कनेक्शन दे देंगे तो ये वाली वायर यहां अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब आगे चलिए, यहां पर ये पोटेंशियल हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ। इस तरीके से अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहां से अब इस पॉइंट को हमने कहा ये A पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने कहा ये B पॉइंट है। A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता यहां पर है। A पॉइंट से B पॉइंट तक सिर्फ सिंगल पाथ के अलोंग मूव किया जा सकता है। अगर हम किसी कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट को देखें और उस अरेंजमेंट में हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक सिंगल पाथ से जा सकते हैं तो हम उस अरेंजमेंट को देखते ही कह देंगे कि वो सीरीज अरेंजमेंट है। यहां पर भी हम एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक हम सिंगल पाथ से जा सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये अरेंजमेंट भी सीरीज की अरेंजमेंट है। अब हम और आगे चलते हैं। एक बात बताइए, यहां पर हमने V पोटेंशियल दिया, ये सारे के सारे सीरीज में अरेंज है तो ये V पोटेंशियल जो होगा ये सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले के लिए पोटेंशियल की बात करूं तो पहले का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, दूसरे का पोटेंशियल मान लीजिए V2 है और तीसरे का पोटेंशियल मान लीजिए V3 है। आगे चलिए, पहले पे चार्ज यहां पर प्लस Q है, दूसरे पे चार्ज यहां पर माइनस Q है, यहां पर चार्ज प्लस Q है, यहां पर चार्ज माइनस Q है, यहां पर चार्ज फिर प्लस Q है और यहां पर चार्ज फिर माइनस Q है। तो इस तरीके से यहां हमारे पास यहां पर चार्जेस हैं। अब एक बात देखो, हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज है, हर कैपेसिटर की प्लेट पे सेम चार्ज है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे बिल्कुल सेम चार्ज यहां पर है। आई रिपीट अगेन द कॉन्सेप्ट। हम लोगों को कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट समझनी है, हम लोगों को कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन समझनी है और जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन हम लोगों को सीरीज में समझनी है। हम लोगों ने यहां पर 3 कैपेसिटर्स इकट्ठे किए, तीनों के तीनों कैपेसिटर्स को अरेंज किया। एक कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन की वजह से सेकंड प्लेट पे नेगेटिव आएगा और सेकंड प्लेट का पॉजिटिव जो होगा वो सेकंड प्लेट का पॉजिटिव जो होगा वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर आएगा और इंडक्शन की वजह से सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पे नेगेटिव होगा और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पे जो पॉजिटिव होगा वो
थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर आएगा और इंडक्शन की वजह से थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पर नेगेटिव आएगा, और जो पॉजिटिव होगा थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट का वो हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम लोगों ने यहां पर V पोटेंशियल अप्लाई किया है, सो जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है दैट इज V, तो V पोटेंशियल हम लोगों ने यहां से इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। V पोटेंशियल हमने यहां से दिया, हर एक कैपेसिटर पे Q चार्ज है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस पहले पे C1, दूसरे पे C2, तीसरे पे C3 है, हर कैपेसिटर का अपना अपना पोटेंशियल है। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, आपने जो टोटल पोटेंशियल दिया है वो कितना है? आपने यहां पर टोटल पोटेंशियल V दिया है, और इस पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल V1 है, दूसरे पे V2 है, तीसरे पे V3 है। अब आपको यहां से इन सब का अलग अलग करके पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, आप जानते हैं क्या, आप ये जानते हैं क्या C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमें पता है। यहां से अगर हम V कैलकुलेट करना चाहें तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये हमें मिला। पहले कैपेसिटर के बारे में बात करें तो पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल हमारे पास कितना है? पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे निकाले? उसका पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज उस पे Q है, तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? दिस इज Q अपॉन C1। आगे चलिए, V2 की बात करें तो क्या होगा? दिस इज Q अपॉन C2। V3 की बात करें तो क्या होगा? दिस इज Q अपॉन C3। यानी कि पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया, तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया। अब हम इन सभी के पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे ताकि टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ जाए। एक बात बताइए, टोटल पोटेंशियल कितना है? V। तो आप ये तो जान गए होंगे कि जो V है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 के लिए आपने लिखा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। आगे बढ़िए, आप Q को बाहर निकाल लीजिए। आपने Q को बाहर निकाला। अब आप एक बात समझो बच्चों, यहां पर आपके पास क्या आया? दिस इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ बच्चों, आप इन सभी को देखो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आपके पास है। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं, यानी कि मैं इन सबको जो हो रहा है, जो इनके अंदर होना चाहिए, जो इनके अंदर एडिशन है, जिस भी तरह का एडिशन है, अगर मैं वो कर दूं और इनका एक रिजल्ट निकाल दूं, तो वो रिजल्ट मान लेता हूं, मैं ऐसे कह देता हूं, लेट CS is the equivalent capacitance of combination। जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास CS है। तो बताइए, V इज इक्वल टू Q इंटू, आपने इसको लिखा, ये CS है, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको सही लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्या बोला? दिस इज, इस पूरी वैल्यू को मैं ऐसे लिखता हूं, Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इज इक्वल टू, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी यहां पर कैपेसिटर्स आप लें उन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो CS है। तो इसका मतलब जो भी इनका हो रहा है, जितने भी हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी है, उन सबको आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS दे दिया ना। तो Q, ये वाला Q, ये वाला Q, और इन सब की जगह आपने लिखा CS। बट जो CS होगा
वो इन सब का सम है, लेकिन ये सब तो अपॉन में है तो वो CS भी अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन CS इस तरीके से लिखा जाता है। इस Q से ये वाला Q कैंसिल हुआ तो बताइए 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आपके पास यहां पर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हमारे पास हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की रिजल्ट आ जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है। अब एक बात देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं इन सभी के सभी कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम है तो क्या करोगे? तो आप ऐसे करोगे, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C। अगर C1 C2 के बराबर हो, C2 C3 के बराबर हो और तीनों मिलाकर C के बराबर हो, तो उस केस में आप लिखोगे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, दिस इज 3 अपॉन C। ये आ गया, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 3 अपॉन C, सो CS इज इक्वल टू C अपॉन 3। आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। ये तब है जब सभी के सभी कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम हो। एक बात बताओ बच्चों, आपने सिर्फ 3 कैपेसिटर लिए थे, तीनों के तीनों कैपेसिटर्स को इस तरीके से अरेंज किया है। आपने जब सबका कैपेसिटेंस सेम लिया तो आपने फिर इस तरीके से रिजल्ट दे दिया। अगर यहां पर n कैपेसिटर्स होते तो क्या लिखते हैं आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका? तो आप ऐसे लिखते 1 अपॉन CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on plus 1 upon Cn, ऐसे लिखते हैं। और अगर इन सब का कैपेसिटेंस सेम होता, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैपेसिटेंस होता, तो उस केस में फिर आप ऐसे लिखते, दिस इज 1 upon CS is equal to 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C plus and so on 1 upon C। इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास यहां पर आ गया n upon C, और अगर CS निकालोगे तो CS निकालते ही आ गया C upon n। लीजिए, ये आपके पास यहां पर कैपेसिटेंस आ गया, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फॉर्मूला ये वाला है, अगर सबका कैपेसिटेंस सेम हो तो फॉर्मूला फिर आप ये लगा दें। अब रिजल्ट जो आता है वो डिपेंड करता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कैपेसिटर दे रखे हो और उन कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो उन कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये वाला मेथड आपको हमेशा यूज करना है। इसमें कुछ रिजल्ट हमें सीखने को मिले, क्या कि जब कैपेसिटर सीरीज में अरेंज होते हैं उस टाइम पे व्हेन द कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इनटू द सीरीज, एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे जो कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज होता है, दैट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन सेम। वो चार्ज हमेशा सेम होता है, एक बात। दूसरी बात, टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आपके सामने है, कैसे है? एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, n कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना बना? C अपॉन n बना। अब C बड़ा है कि C अपॉन n बड़ा है? डेफिनेटली C बड़ा है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया? डिक्रीज। ये हमारे पास एक रिजल्ट सीखने को मिलता है। चलिए अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट देखते हैं। जब हम कैपेसिटर्स को अरेंज कर देते हैं पैरेलल में, तो चलिए अब हम कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट देखेंगे पैरेलल में। समझिएगा कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट पैरेलल में कैसे होगी और उसमें हमें क्या क्या कौन सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो आप यहां पर पहले समझिए इसको एग्जैक्टली, उसके बाद बात करेंगे। दिस इज इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के केस में
हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम समझते हैं। देखिए हम लोगों ने यहां पर 3 कैपेसिटर फिर लिए हैं। एक कैपेसिटर हमने ये कहा, दूसरा कैपेसिटर हमने ये कहा, तीसरा कैपेसिटर हमने ये कहा। 3 capacitors we have considered. First capacitor have capacitance C1, second capacitor have capacitance C2, third capacitor have capacitance C3. यहां से इसको इधर ले जाओ, इसको इसके साथ इधर मिला दो और इसको इसके साथ इधर मिला दो। यहां से इसको इधर ले आओ, इसको इसके साथ इधर मिला दो और इसको इसके साथ इधर मिला दो। आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको इधर ले आओ, यहां से इसको इधर ले आओ और यहां से इसको इस पोर्शन से इधर ले आते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास यहां पर पोटेंशियल आ गया V पोटेंशियल। अब एक बात बताइए, एक A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के रास्ते आपके पास मल्टीपल पाथ है। आप ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। जब आपके पास A पॉइंट से B पॉइंट पर जाने के मल्टीपल पाथ होते हैं, एट दैट टाइम हम कहते हैं these capacitors are arranged in parallel। उस केस में हम कैपेसिटर्स को ये मान के चलते हैं that the capacitors are arranged in parallels। So हम पैरेलल में अरेंजमेंट में डेफिनेशन ये दे सकते हैं, the capacitors are said to be arranged in parallel if we can move from point A to point B by multiple path। हम अगर कई रास्तों से A पॉइंट से B पॉइंट तक जा सकते हैं तो उस केस में हम उसको पैरेलल अरेंजमेंट का नाम देते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आइए और ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। अब क्या है, हम लोगों ने यहां पे 3 कैपेसिटर ले लिए, V पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया। अब आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, जब हम लोगों ने अरेंजमेंट कैपेसिटर्स की पैरेलल में कर रखी है तो उस केस में कैपेसिटर्स के अंदर पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर में सेम पोटेंशियल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट पैरेलल में करते हैं, इन दैट केस हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विल बी सेम। तो हर एक कैपेसिटर का हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम। सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, लेकिन हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल विल बी सेम, डेफिनेटली सेम होगा। तो उस केस में आप एक काम कीजिए, यहां पर पोटेंशियल V है, यहां पर पोटेंशियल V है और यहां पर भी आपने पोटेंशियल को V कह दिया है। आगे चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए। हर एक कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा वो हर कैपेसिटर का अलग अलग होगा। तो एक काम कीजिए, हर एक कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज होगा। आप हर एक कैपेसिटर का चार्ज यहां से कैलकुलेट कर लें। चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका, दिस इज Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो बताइए कैसे करेंगे आप। दिस इज, पहले कैपेसिटर पे चार्ज मान लो Q1 है, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू पोटेंशियल क्या है V। दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज क्या है Q2, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तीसरे कैपेसिटर पे चार्ज मान लीजिए Q3 है, दिस इज Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। ये हमारा पहला कैपेसिटर की पहली इक्वेशन, ये दूसरे चार्ज के लिए और ये तीसरे चार्ज के लिए है। अगर मैं कहूं आपसे टोटल चार्ज Q है, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू, Q1 की बात करूं तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। दिस इज अगेन Q इज इक्वल टू V को बाहर निकाल लो, यहां पर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपने लिखा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ये हमने यहां पर लिखी है। अब आप एक काम कीजिए, हमें नहीं पता, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 कैपेसिटर लिए हैं। हो सकता है यहां पर 10 कैपेसिटर हो सकता है यहां पर 15 कैपेसिटर हो, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी कैपेसिटर्स ले लें, उनका कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। तो आपने मान लिया वो जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड CP।
तो सी पी वो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। आप कहोगे लेट सी पी इज द कंबाइंड रिजल्ट। तो एक बात बताइए, आप इसकी जगह लिख सकते हैं सीपी, तो लिखें दिस इज V इंटू सीपी इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस V से तो ये वाला V कैंसिल हो गया। बताइए सीपी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये लीजिए, ये वाली वैल्यू आपके पास सीपी की आ चुकी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये सीख लिया कि पैरेलल में जब अरेंजमेंट होगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकलेगा। अब एक बात और सुन लो, अगर मैं आपसे ये कहूं इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C, तो बताइए इन दैट केस CP इज इक्वल टू, यहां पर हुआ C प्लस C इज इक्वल टू 3C। तो CP इज इक्वल टू 3C हो गया। डेफिनेटली CP इज इक्वल टू 3C आ गया है। तो चलिए, आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया जब आपने अरेंजमेंट को देखा। जब तीनों के तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम है, उस समय हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट आ जाती है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर ये हमारे पास n कैपेसिटर्स दे रखे होते तो क्या करते हम, और सारे के सारे पैरेलल में होते, तो उस केस में हम लिखते Cp इज इक्वल टू C1, दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। और हम ऐसे भी लिखते C प्लस C अप टू C। Cp इज इक्वल टू n इंटू C, ये हमारे पास आ जाता है। दिस इज n इंटू C। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया व्हेन द कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, जो न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, दैट इज हियर। ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे हम यहां पर आते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट पे अब हम अगर यहां पर आते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज किया है, उसके बेसिस पे हम ये दो न्यूमेरिकल यहां पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 20, उसके बाद फिर मैं आपको यहां पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, दैट विल बी न्यूमेरिकल नंबर 30। यस, इट शुड बी न्यूमेरिकल नंबर 30। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 20 में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 20 says that two identical capacitors of plate dimensions L cross B। आपके पास इन प्लेट्स की जो डायमेंशंस है, लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो डायमेंशन बन गई L क्रॉस B। आगे बढ़िए। एंड प्लेट सेपरेशन D, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में जो गैप है, दिस इज D। आगे चलिए। हैव डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स फिल्ड इन बिटवीन द स्पेस, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आपने रख दी है। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। आपको K1 और K2 के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। आप क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहली बात, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आपके पास ये कैपेसिटर है। आप सिंपल इतना याद रखें कि आप ये जानते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप देखिए। लेट A is the area and D is the
सेपरेशन between the plates. Let A is the area and D is the separation between the plates. अगर A एरिया है और सेपरेशन प्लेट्स के बीच में D है, इन एयर, साथ में लिख दीजिए इन एयर, उस केस में जो कैपेसिटेंस होता है दैट कैपेसिटेंस इज A into epsilon naught upon D. ये कैपेसिटेंस इस केस में बनता है, डेफिनेटली बनेगा। अब आप यहां पर ये तो सिंपल बना। अब आप ये बताइए, अगर आपने इस केस की बात की, ये आपके पास दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर C1 एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर C2। अगर आप कैपेसिटर C1 की बात करें तो C1 कैपेसिटर के अंदर बताइए कैपेसिटेंस कितना बनेगा। जब आपने उस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है, जिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस D है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की लेंथ L है, तो उस केस में बताइए आप लिखेंगे फॉर कैपेसिटर C1 कैपेसिटर के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा, दिस शुड बी C1 इज इक्वल टू, ऐसे बोल देते हैं या ऐसे करो C डैश इसके कैपेसिटेंस को बोल दो, C डैश इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन अपॉन D। देखो रियल फॉर्मूला तो यही बनेगा, फॉर्मूला होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वो एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि एयर में है, अब एयर में नहीं है तो किसी मीडियम में है, और किसी मीडियम में है तो मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमने एप्सिलॉन कहा। बट आप जानते हैं क्या, आप ये जानते हैं कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ आप इस एप्सिलॉन को लिख सकते हो K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दो C डैश इज इक्वल टू A इंटू यहां पर एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन में D। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं फॉर कैपेसिटर C2। अगर हम C2 कैपेसिटर की बात करें तो C2 कैपेसिटर के लिए देखिए कैसे होगा। दिस इज, इस C2 कैपेसिटर का एक पार्ट देखो, इस एक पार्ट के लिए डेप्थ, यहां पर जो ब्रेड्थ है वो तो ठीक है D है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लेंथ है वो L/2 है। डेफिनेटली लेंथ क्या है, L/2, और जो ब्रेड्थ है वो B है। तो एक बात बताओ, अगर सिर्फ इस कैपेसिटर के अंदर इस स्लैब की बात करें तो इस स्लैब का एरिया बन जाएगा A/2, इस स्लैब का भी एरिया बन जाएगा A/2। आप करके देख लो। देखिए एरिया होता है दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां पर कंप्लीट का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, बट यहां पर इस स्लैब की बात करेंगे तो इस स्लैब में ब्रेड्थ तो है B, लेकिन लेंथ कितनी है L/2। तो बताओ एरिया कितना बनेगा, दिस इज लेंथ कितनी हो गई L/2, ब्रेड्थ कितनी हो गई B, तो क्या बन गया L इंटू B/2। ये आपके पास एरिया आ जाता है, तो हाफ एरिया हो गया। चलिए घबराना नहीं, यहां पर देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे। C डबल डैश इज इक्वल टू, इस केस के लिए कैपेसिटेंस पता है क्या बनेगा, दैट विल बी A इंटू A अपॉन 2, हाफ है ना, एरिया हाफ हो गया, A अपॉन 2, यहां पर दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 अपॉन D। ये आपके पास आ चुका है, दिस इज सेकंड। नेक्स्ट क्या बना, A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन 2 इंटू D। डेफिनेटली ये फॉर्मूला देखो सिंपल रिजल्ट है, बिल्कुल इसकी कॉपी कर लो बेशक, यहां से यहां K की जगह इसमें K है, K की जगह यहां पर K1 लिख दो, यहां पर K की जगह K2 में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इस बात की है, यहां पर एरिया हाफ हो जाएगा तो बाय 2 कर दो, यहां पर एरिया हाफ हो जाएगा बाय 2 कर दो। कई बच्चे इसको क्राइम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है थोड़ा, बच्चे क्राइम करते हैं, यहां पे 2D को याद रखते हैं। ये 2D कहां है, ये तो D तो है, ये जो 2 आया है ना, ये तो इस A/2 का 2 है, क्योंकि यहां पर एरिया हाफ हो गया है, दैट्स व्हाई आपने C डैश लिखा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर अब हम इसको बोल देते हैं दिस इज सेकंड। अब हम
इसमें एक बात को और ध्यान रखते हैं, इसने कहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, ऑफ प्लेट्स डायमेंशन दे दिया एंड प्लेट सेपरेशन दे दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्ड इन द स्पेस दे दिया, फाइंड द रिलेशन। अब आपको इनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, अगर ये कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसने साफ तौर पे ये कहा है कि इन कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये आइडेंटिकल है दैट मींस इनका कैपेसिटेंस एक दूसरे के इक्वल है। अगर पहले वाले का कैपेसिटेंस देखा जाए तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस ये रहा, सेकंड वाले का कैपेसिटेंस ये रहा। आप कह दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा, C डैश इज इक्वल टू C डबल डैश, C डैश इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D इज इक्वल टू, यहां से भी A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 अपॉन 2D प्लस A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन 2D। आगे बढ़ो, इसमें से आप यहां से जो कॉमन निकाल सकते हो वो आप यहां पर कॉमन निकाल लो। लीजिए, दिस इज K1 प्लस में K2, ये आपके पास बचा, यहां पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K और D ये बचा। A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D से D कैंसिल। आप बताइए आपके पास K की क्या वैल्यू आई है, K इज इक्वल टू, यहां पर क्या बना, दिस इज 1/2 इंटू K1 प्लस K2। ये आपके पास यहां पर K की वैल्यू आ चुकी है। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। ये K के बीच में, K1 के बीच में और K2 के बीच में एक एग्जैक्ट रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये वाला न्यूमेरिकल है इसके बारे में बात करते हैं। आप इस न्यूमेरिकल को भी अब ध्यान से समझिए, कैसे करना है, कैसे इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम यहां पर अब समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, अगर कैपेसिटर्स अरेंज हो सीरीज में तो क्या करना है, अगर कैपेसिटर्स अरेंज हो पैरेलल में तो क्या करना है। आपको बस इन सब चीजों को ध्यान रखना है, वेदर कैपेसिटर्स आर अरेंज इन सीरीज और आर अरेंज इन पैरेलल। देखिए, अगर कैपेसिटर सीरीज में अरेंज है तो आपको सिर्फ इस तरीके से लिखना है, दिस इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर कैपेसिटर्स अरेंज है पैरेलल में तो आप लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। ये तरीका है। चलिए अब हम आते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट पे जहां पर हमें यहां पर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ये आपके पास एक डायग्राम है, इसने कहा है आप यहां पर क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखिए। इसने कहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, कैपेसिटर्स को कंबाइन कर रखा है। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको चाहिए, डायग्राम में दे रखा है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन ए 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। आपको यहां पर इसके अंदर चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है जब एक 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी हो। तो एक काम करो, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपको पता होना चाहिए चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें V तो इसने ऑलरेडी दे दिया, दिस इज 100 वोल्ट। आपको चाहिए कौन, आपको C चाहिए। C मतलब आपको कैपेसिटेंस चाहिए। बताइए कैपेसिटेंस आप किस तरीके से करेंगे उसको समझिए, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन समझोगे तो दूसरे क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी। क्राइम करोगे, रट्टा मारोगे तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस, लाइक दिस। इस तरह से हजारों क्वेश्चंस हमारे पास हमें मिलेंगे, हमें क्वेश्चन को समझना है।
एक क्वेश्चन जब तक आगे मत बढ़ना तब तक जब तक वो समझ में नहीं आता। देखिए कैसे करेंगे आप, ये ए है ये बी है, इसके बीच की ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है इस अरेंजमेंट को आप देख लो और इसमें ध्यान से एक बात को सुनो। अगर आप ध्यान से समझें तो ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के बाद इधर चले इधर चले इधर चले इधर चले, यहां पर आके रुक गए। एक बात समझो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों के तीनों दिमाग लगा के बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो पहले कैपेसिटर की एक प्लेट इधर है, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इधर है, वो कनेक्टेड किसके साथ है, दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ। फिर दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट कनेक्टेड किसके साथ है, तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ। तो मुझे तो ये सीरीज में दिख रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिए कैसा है। डेफिनेटली ये अरेंजमेंट सीरीज में है। अगर ये सीरीज की अरेंजमेंट है तो एक बात समझो, आप क्या कहोगे, आप कहोगे एज, इनको नाम दे देते हैं, इनको यहां पर हम लोग ये कहेंगे दिस इज कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, कैपेसिटर 5, कैपेसिटर 6। अब आप कहोगे एज कैपेसिटर्स, कौन सा है भाई, 2, ओके, 3 and 4 are in series। कैपेसिटर्स 2, 3 और 4 किसमें है, सीरीज में। अगर 2, 3 और 4 सीरीज में है then their equivalent capacitance is given by, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका लिखते हैं दिस इज सी एस, इट विल बी सी एस लिखा और सी एस की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है उसको सुनते हैं। यहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है, दिस इज सी एस इज इक्वल टू कितना बना उसके बारे में बात करते हैं, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, इसको लिखेंगे दिस इज 1/CS। चलिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 60 ये रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/60 इज इक्वल टू 1/20। यहां से CS इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड आपके पास आ गया है। चलिए ये आपने यहां से देखा, ये इन सब को, इन तीनों को मिलाकर के ये वाली वैल्यू आ गई है। अब आप एक काम कर दीजिए, वो काम क्या है उसको समझिए। आप इसको यहां से हटा दो, हटा दिया। अब आप इसको यहां से हटा के एक अरेंजमेंट इसके अंदर कर दो। आप इसको इधर से यहां लो, यहां पर लो और इसको इधर इसके साथ लगा दो। दिस इज 20 माइक्रोफैराड और इसको कह दो कि ये अब आपके पास ये वाली वैल्यू यहां पर आ चुकी है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ध्यान से समझना जो मैं अब करने जा रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो इस पोर्शन को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। आप देखिए कैसे अरेंजमेंट है। एक बात बताइए, ये जो कैपेसिटर है इसको कह दिया यहां पर इस कैपेसिटर की एक प्लेट, इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट और इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट, तीनों एक जगह पे अटैच है। और इस कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की तीनों प्लेट एक जगह पे कनेक्टेड है। दैट मींस ये तीनों किसमें है, ये तीनों पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में अरेंजमेंट ऐसी होती है, एक प्लेट, एक साइड की प्लेट एक तरफ, एक साइड की प्लेट एक तरफ अटैच होती है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एज कैपेसिटर्स, कौन सा है देख लो, 10 माइक्रोफैराड, दूसरा 10 माइक्रोफैराड, फिर क्या है एंड 20 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। सो अब आप Cp इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 20,
कितना हो गया? दिस इज 40, तो क्या बन गया? 40 माइक्रोफैराड। ये हुआ। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इन सबको इसको अरेंज करके आपने यहां पर ले आए हैं, तो ठीक है, आप इसको हटाओ, ये भी हटाओ। अब आपके पास सिर्फ क्या आया है? अब आपके पास सिर्फ एक कैपेसिटर जो नया आया है वो है न्यू कैपेसिटर। कितने कैपेसिटेंस का है? 40 माइक्रोफैराड का है। तो यहां पर अब आप ऐसे लाओ और यहां पर लगा दो, दिस इज 40 माइक्रोफैराड, और इसको इसके साथ यहां कनेक्ट कर दो। चाहो तो इसको भी ऊपर ले जाओ, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करने में इसको आप यहां ले जाओ, दिस इज बी। अब सोचो, ये 40 माइक्रोफैराड और ये 40 माइक्रोफैराड बोथ आर इन सीरीज, तो आप कहोगे नाउ बोथ 40 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। ये दोनों के दोनों सीरीज में है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CS is equal to 1/40 plus 1/40 equal to 2/40 equal to 1/20। ये हुआ। आगे बढ़िए, CS is equal to 20 माइक्रोफैराड, ये आपके पास आ जाता है। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। सो आप लिखेंगे सो equivalent capacitance is 20 microfarad and चार्ज आपको निकालना है Q is equal to C into V। 20 into V कितना है? 100 into ये माइक्रो के लिए 10 to power -6। तो Q is equal to, दिस इज, यहां पर अगर देखोगे 2000 into 10 to power -6 कूलम। और सोल्व करो, दिस इज 2 मिली कूलम। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। यही आपको यहां से कैलकुलेट करना था। दिस फिनिश योर क्वेश्चन। यहीं से आपको आगे बढ़ना है, आपको इनको बार बार देखना है। जो भी आपको डाउट रहे, वीडियो बार बार देखते रहिए। अब हम थोड़े से मुश्किल पोर्शन की तरफ जाएंगे, जहां पर थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आएंगे। इसलिए बी प्रिपेयर, सेफ रहिए, इसको बार बार देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।